बाद में बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए जा रहे थे, जिन्होंने एक लड़के को पकड़ रखा था। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। थोड़ी देर में ये सर्दी जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। ये सब सोचते हुए उसे यकीन हो जाता है कि गॉड जैसा कुछ नहीं होता। अगर वो सच में है तो मुझे एक ऐसी जगह पर जन्म दो जहाँ पर गॉड और धर्म ना हो, जहाँ पर मैं अपने कुछ अच्छे दोस्त बना पाऊँ। ये बिल्कुल सही रहेगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो एक बुक पढ़ रही होती है। ओ, तो मर्दों को खुश करने के लिए उनके हैंडल को हिलाना पड़ता है। हैंडल का मतलब तुम अभी जान जाओगे। लड़की को होश आने लगता है और लड़की उसके हैंडल को हिलाने लगती है। भाई थोड़ा डार्क है इसलिए माफ कर देना। लड़का जैसे ही उठता है तो उसको देखकर कहता है क्या कर रही हो तुम। ये सुनकर लड़की चीखने लगती है और वो लड़की से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज, मुझे माफ कर दो। अच्छा छोड़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। मैं उस रेस्टोरेंट में काम करती हूँ जहाँ पर तुम मुफ्त में खाना खा सकते हो। बदले में तुम मुझे माफ कर देना। मेरा नाम है अलूरेन, चलो चलते हैं। वही लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। वो सोचता है ऐसा लगता है कि मैं इस फैंटेसी दुनिया को देख चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि मेरा जन्म किसी और दुनिया में हो गया। एक बात समझ नहीं आती कि इनकी गाल पर ये लाल निशान किस लिए आ जाता है यार। लड़की सोचती है लगता है हिलाने की वजह से इसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अबे यार ये क्या सोच रहे हैं भाई। तभी लड़का कहता है मुझे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। क्या तुम जानती हो कि यहाँ पर ग्रुप कहाँ है? ग्रुप्स वहाँ जहाँ पर काम तो तुम्हें मजदूरी करनी है। मेरे पीछे आओ। हाँ ठीक है आ रहा हूँ। यस, मुझे तो लगता है कि ये मेरी सपनों की दुनिया है। मेरी पिछली जिंदगी कितनी बेकार थी, पर उस जिंदगी का हिसाब मैं इस दुनिया में चुकता करूंगा। तभी लड़का खुदाल को फेंक कर कहता है सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पर खेती करनी होगी। तभी एक लड़का जिसका नाम रोए है, हे क्या तुम वही हो जिसने उस लड़की की जान बचाई? तुम्हारा मतलब वो हिलाने वाली? अबे चुप, इस गांव की सारी लड़कियां मेरी हैं। हे, उसे चुकाना बंद करो। माफ करना दोस्त, इसने तुम्हें परेशान कर दिया है। गोबलिन को मारना होगा। भाई इस दुनिया को ये मैजिकल वर्ल्ड समझ रहा है, लेकिन ये इसे चाकू अंगूर तोड़ने के लिए देते हैं। ओह, मुझे लगा था कि मैं इससे गोबलिन को मारूंगा, पर यहाँ तो मैं अंगूर तोड़ रहा हूँ। पहले वो खेती का काम और अब ये अंगूर, बीच में मैं बन गया लंगूर। क्लाइंट कहता है यूकी तो अच्छा हुआ ना कि हमें तुम मिल गए, वैसे भी हमारे पास अंगूर तोड़ने के लिए कम आदमी थे। अच्छा तो मैं भी तैयार हूँ। ऐसा सोचकर वो जल्दी से जल्दी अंगूर को काट कर उस ट्राली को फुल कर देता है। लेकिन क्लाइंट और रॉय परेशान हो जाते ये रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग उन अंगूरों से बनी हुई शराब को पी रहे होते हैं। तभी रॉय कहता है यूकी तो तुम बहुत कमाल के हो, तुमने उन बचे हुए अंगूरों से शराब बना दी। सही कहा, बाजार में जाकर शराब खरीदे तो बहुत महंगी मिलती है, पर यूकी तूने तो इसे ऐसे ही बना दिया। वहीं यूकी तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। सोचा था कि दूसरे जीवन में बहुत ज्यादा मजे करूंगा, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। खेती बाड़ी, जानवरों को खाना खिलाना और साथ ही अंगूरों से शराब को बनाना, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार। तभी यहाँ पर अलोरेन आती है जो सेलोरेन को कहती है काम करने में मेरी मदद करो मेरी बहन, मुझे अपनी छोटी बहन को काम करते हुए देखना बहुत पसंद है। फिर यूकी तो शराब पी लेता है। अगले दिन जब वो खेती में काम कर रहा होता है तो एक आदमी कहता है भागो भागो यहाँ से, क्योंकि इसके पीछे एक मोस्टर पड़ा हुआ था। यूकी तो कहता है क्या ये एक राक्षस है? नहीं, वो एक अजीब जानवर है। और अब ये जानवर इनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। यूकी तो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन हम इस अजीब जानवर का सामना कैसे करेंगे? चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तभी रॉय अपनी बुक निकालता है और मैजिक करने लगता है। रॉय क्या तुम्हें सच में मैजिक आता है? तभी ये दोनों भाग कर गुफा में जाके छुप जाते हैं। आखिरकार हम लोग बच गए। उस खतरनाक जानवर के सामने अपनी जान को बचाने के लिए हमें क्या से क्या करना पड़ा। बहुत शर्मनाक है ये। सुनो, क्या तुम लड़ना नहीं जानते? और ये बताओ कि तुम उस बुक को क्यों पढ़ रहे थे? मुझे लगा कि वो मैजिकल बुक है। नहीं, उस बुक में तो अपनी जान बचाने और भागने के तरीके लिखे गए हैं। किस दुनिया में फंस गया मैं, जिस्म के घाव का इलाज हाथों से ही किया जाता है। मुझे तो लगता है इस दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। तभी सलूरेन आती है जो कि कहती है चलो पीने का वक्त हो गया, और सब लोग मिलकर शराब पीने लगते हैं। वैसे देखा जाए ये इतनी बुरी भी नहीं है। यूकी तो और रॉय में शराब पीने का मुकाबला होता है, जिसको यूकी तो बड़ी ही आसानी से जीत लेता है और रॉय को उल्टी आ जाती है। तो गाइस, उम्मीद है आपको तुम्हारे आने की वजह से ये लोग और ज्यादा खुश रहने लगे हैं। क्या तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकते हो? हमेशा के लिए? हाँ, ना तो यहाँ पर कोई राक्षस है और ना ही कोई जादुई दुनिया, पर पहले वाली दुनिया से तो अच्छी ही है। इसलिए मुझे ईश्वर को शुक्रिया कहना चाहिए। ईश्वर वो क्या होता है? ऐसी दुनिया जहाँ पर गॉड, मजहब और जादू वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचते हुए यूकी तो आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसको एक जानवर मरा हुआ मिलता है। अरे यहाँ पर मुर्दा लोगों को कहाँ पर दफनाते होंगे? तभी यूकीतो के सामने अलूरेन और रॉय आ जाता है। यूकीतो, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ अच्छा, तुम यहाँ पर शिकार पर करने के लिए आए हो? हाँ, बेस्ट ऑफ लक मेरे शिकारी यूकीतो। बहुत बढ़िया यूकीतो। यूकीतो मेरे दोस्त, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। बैड बुक एक ऐसी किताब जिसके बारे में सुनना या उसके, वहाँ पर एक लड़की इनको
को वेलकम कहती है। ये तो वही सेक्स की बुक है, यकीन नहीं होता कि वो ऐसी गंदी बुक्स बेचते हैं। पता नहीं क्यों ये बुक मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ऐसी बुक्स को म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाता है। ये सुनकर इन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर शाम को रॉय और अलूरेन अपनी अपनी बुक लेकर घर वापस आ रहे होते हैं। तभी उन्हें साम्राज्य के सिपाहियों का एक ग्रुप दिखाई देता है, जो कुछ लोगों को कहते हैं चलो अब पीना शुरू करो। ये लोग जैसे ही उस पानी को पीते हैं तो उसी वक्त मर जाते हैं। ये देखिए, आज मैंने जो किताब खरीदी थी ना, उसमें बहुत सारी कमाल की बातें लिखी हुई थी। साथ ही उसमें मर्दों को खुश करने के तरीके भी लिखे गए थे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें खुश करने के लिए। फिर आगे क्या हुआ उसके बारे में तुम समझ जाओ, इतना भी मत समझो। उसने युकितो के कपड़े उतार के उसको बांध दिया। फिर ये लड़की युकितो से माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ, अब तुम्हें होश आ गया? हाँ, मैं ऐसी हूँ, इसलिए लोग शायद मुझसे नफरत करते हैं। शायद इस गाँव में कुछ चल रहा है जिसके बारे में मुझे रॉय ने बताया था। ये गाँव एक आइसोलेशन कैंप है जहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों को भेजा जाता है। इसी वजह से वहाँ के लोग हमसे नफरत करते हैं, पर तुम उनके जैसे नहीं हो। तुमने हम पर कभी गुस्सा नहीं किया। हाँ, तुम्हारा ये स्टोन कितना ब्यूटीफुल है। हाँ, ये ग्रुप का संरक्षक तवीज है। क्या तुम्हें चाहिए? ये तवीज को लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ से लूडेन रॉय को बताती है, साम्राज्य के लोगों ने हमें अपना जीवन समाप्त करने के लिए कहा है। क्या तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता? हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये करना ही होगा। नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। सुबह के वक्त जब युकितो उठता है तो उसे रेस्टोरेंट में कोई नहीं मिलता। फिर जब वो बाहर आता है तो रॉय को किसी ने गंदे तरीके से पीट दिया था। रॉय, लूडेन का जीवन वो समाप्त कर देंगे। रॉय, इतनी अहम बात तुम मुझे अब बता रहे हो? मुझे माफ कर दो युकितो, एल की भावनाओं की वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। और अब युकितो उनको बचाने के लिए आगे जा ही रहा होता है, तभी इनके सामने क्लैंट आ जाता है। चलो आ जाओ युकितो, तुम्हारा शुक्रिया, चलो। वहीं दूसरी तरफ साम्राज्य के महल में अलूरेन और सलूरेन को कुछ लोगों ने कैद कर लिया था और अब वो उन्हें मारने वाले थे। अब तुम्हें खुद को खत्म करना होगा। तभी यहाँ पर क्लैंट और युकितो आ जाते हैं। युकितो बड़ी बहादुरी से इन सैनिकों को मारने लगता है। युकितो, तुम आ गए। तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आए हो? मैं इनका दोस्त हूँ जिनसे तुम इतनी नफरत करते हो, और तुम्हें किसी भी इंसान की जान लेने का कोई हक नहीं है। तभी यहाँ पर प्रिंस आता है जो कहता है क्योंकि ये लोग बुज़दिल हैं, इसलिए मरने से डरते हैं। मरने से डरने पर आखिर कोई बुज़दिल कैसे हो सकता है? तभी प्रिंस युकितो पर अपनी तलवार से हमला करता है और युकितो वहीं पर ही गिर जाता है। युकितो को बचाने के लिए अलूरेन आगे बढ़ती है, तभी प्रिंस उसको भी मार देता है। युकितो का दिल टूट जाता है। तामागोड तुम्हारी जरूर रक्षा करेगी। ना तो मैं और ना ही मेरे पिताजी, कोई भी लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा तो उन लोगों की होनी चाहिए जो ईमानदारी से जीते हैं। तभी वो उस लॉकेट को पकड़ता है और कहता है तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी मितावा। मैं तुम्हें सच्चे दिल से याद करता हूँ, खुद को जागृत करो। ऐसा सोचते ही वो पत्थर हवा में उड़ जाता है। आसमान में बिजली चमकने लगती है। सूरज के अंदर से मितावा गोड निकलती है और सीधे जमीन पर लैंड करती है। पर तब तक युकितो मर चुका था। मेरे युकितो के साथ ऐसा किसने किया? मितावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो एक पल में ही इन सभी सिपाहियों को मार देती है। फिर वो युकितो, नहीं जानते मैं तुम्हारी ईश्वर हूँ और तुमने अपना ज्यादातर वक्त मेरे साथ ही तो गुजारा है। और अब मितावा की जादू शक्तियों की वजह से सब लोग जिंदा हो जाते हैं। युकितो, तुम्हारे अलावा मैं और किसी को भी जिंदा नहीं करना चाहती थी। यकीन नहीं होता कि इसने सभी मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा कर दिया। क्या ये सच में एक देवी है? और ये लोग ऐसे यहाँ से चले गए जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। वेल, अब युकितो, अलूरेन और सलूरेन अपने गाँव वापस चले जाते हैं। सब लोग इनको देखकर खुश होते हैं। रॉय तो सलूरेन को देखकर पागल ही हो जाता है, तुम आ गई। तभी सलूरेन साइड हो जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। सब लोग कहते हैं इसी खुशी में एक जाम हो जाए। फिर सब लोग शराब पीने लगते हैं, पर युकितो परेशान हो रहा होता है। मैंने उस विशाल साम्राज्य की राजधानी को गुस्सा दिला दिया, मैं उनका सामना कैसे करूंगा? तभी रॉय कहता है अरे भाई युकितो, परेशान क्यों हो, चलो पीते हैं। वहीं दूसरी तरफ मितावा युकितो के पास जाने के लिए भाग रही होती है। तभी अलूरेन और सलूरेन उसको रोक रहे होते हैं। तभी अलूरेन कहती है तुम उस युकितो के साथ क्यों लिपट रही थी? क्या उसे छोटी लड़कियां भी पसंद हैं? तभी मितावा कहती है युकितो और मेरा साथ मरते दम तक रहेगा। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? ये सोचकर अलूरेन बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है। तभी सलूरेन मितावा को कपड़े पहना देती है। तभी सलूरेन कहती है लगता है इसे प्यार हो गया है युकितो से। मितावा उसके पास जाती है और कहती है तुम युकितो का साथ कभी मत छोड़ना, तुम हमेशा ही उसकी दोस्त बनी रहोगी। हाँ, मैं बनी रहूंगी, क्यों नहीं। सीन शिफ्ट होता है युकितो पर, जो क्लाइंट से पूछता है हे क्लाइंट, मुझे इस गाँव के बारे में सब कुछ बताओ। जीवन की समाप्ति का असली मतलब क्या है? अच्छा, तो तुम्हें इसके बारे में जानना है। हाँ तो सुनो, जीवन की समाप्ति व्यवस्था साम्राज्य और संसु द्वारा सदियों पहले बनाई गई थी। और युकितो, तभी मितावा रॉकेट की चपेट से युकितो से टकरा जाती है, जिससे युकितो का हाल बेहाल हो जाता है। युकितो, ये बच्ची आखिर कौन है और कहां से आई है? ये भी उसी देश से है जहां से मैं आया हूं। तभी रॉय का ध्यान मितावा पर जाता है, जिसको देखकर रॉय उस पर फिदा ही हो जाता है। ये कितने सुंदर है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा हाथ छोड़ो।
तुम मुझे छूने के काबिल भी नहीं हो। मुझे कितने बुरे तरीके से नकारा गया। मुझे कुछ हो रहा है, ठुकरा के दिल मेरा मेरा इंतकाम देखेगी। ये लाइन मेरी तरफ से है। तभी युकितो पूछता है, मितावा। हाँ बोलो युकितो। मैं दरअसल तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी देवी शक्तियाँ और क्या क्या कर सकती हैं? मैं यकीनन सब कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, तो तुम क्या साम्राज्य की पूरी सेना को तबाह कर सकती हो? क्यों नहीं, मैं उन्हें पानी में डुबा डुबा कर तबाह कर दूंगी। मैं जानता था ये कुछ ऐसा ही करेगी। मैं जिस ग्रुप में था ना, वो एक ईश्वरवादी ग्रुप था जिनके पास बहुत ज्यादा देवी शक्तियाँ होती है। और आखिरकार मुझे मिल गया ये देवी शक्तियों वाला चिटकूट। तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी ही अपनी शक्ति दिखा दूं। तभी मितावा अंगूर से बनी हुई शराब पर अपना जादू करती है, पर वहाँ पर उसका जादू नहीं चलता और शराब नीचे गिर जाती है। रोए पर सलूरन कहती है, रोए इसे जल्दी जल्दी साफ करो। हाँ करता हूँ। तुम्हारी शक्ति इससे कुछ ज्यादा होनी चाहिए। हाँ लेकिन एक सेकंड। वो अपने भक्तों की घड़ी पर देखती है जहाँ पर 0 लिखा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मेरे भक्त इतने कम कैसे हो गए? क्या कह रहे हो तुम? तभी मितावा बताती है, एक ईश्वर के भक्त जितने ज्यादा होते हैं उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। पर अब कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पर भक्त नहीं वहाँ पर शक्ति भी नहीं। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर गॉड को नहीं मानते ये लोग, इसीलिए तुम्हारे भक्त यहाँ पर कैसे होंगे? मितावा कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो युकितो? मैंने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल तुम्हें जिंदा करने में कर दिया। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कहता है, शायद साम्राज्य के लोग हमें ढूंढ रहे हैं। सब लोग डर जाते हैं। तभी रोए कहता है, अरे तुम लोग चिंता मत करो, इस बार भी युकितो हमें बचा लेगा यार। ठीक है ना युकितो? हाँ हाँ भाई, बचा लूंगा तुम लोगों को। अब युकितो यहाँ से जाकर पानी में रिलैक्स होने लगता है। अब मैं क्या करूँ, लोगों को कैसे बचाऊं? तभी इसके नीचे से मितावा निकलती है जो कहती है, मुझे वहाँ पर तुमने अकेले छोड़ दिया। तभी युकितो उसकी हिलती हुई चोटी को पकड़ लेता है और ये दोनों दूर जाकर गिरते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझे माफ करना, पर तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम अजीब हरकतें कर रहे थे। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी वजह से ये सारे गाँव वाले मारे जाएंगे। तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं, इस बार मैं नहीं भागने वाला। भाग जाने में क्या ही बुराई है? वैसे भी मैं तुम्हें हमेशा से देखती ही आ रही हूँ कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की और सब कुछ सहा। क्या तुम इस बार भी वही करने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बार कुछ ऐसा नहीं करने वाला। मितावा मुझे बताओ, अगर तुम्हें कुछ भक्त मिल जाए तो क्या तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओगी? हाँ कर लूंगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ईश्वर का निर्माण करने वाला हूँ और अब मैं तुम्हें एक देवी बनाऊंगा। पिछली बार की तरह मैं हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठने वाला। अब सीन शिफ्ट होता है रोए पर, जिसको मितावा सवा कहती है, तो बच्चा जो मैं बोलूंगी वो तुम करोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा। इसके लिए तुम्हें इनाम देना चाहिए। तभी मितावा उस शराब को अपने घुटनों पर गिराती है जो कि सीधा रोए की आंखों में चली जाती है और वो उस सपने से बाहर आ जाता है। अरे भाई ये सपना देख रहा था। तभी वो मितावा को देखकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं इसका भक्त जरूर बनूंगा। फिर मितावा अपने भक्तों वाली वॉच पर देखती है तो उस पर एक भक्त बन चुका था और अब मितावा युकितो से लड़ने लगती है कि तुम मेरे भक्त क्यों नहीं हो, ऐसा कैसे कर सकते हो युकितो तुम? तभी अलूरन के पास उसकी पेट आती है जो उसको सहलाने लगती है। अलूरन उसको उठाकर कहती है, तुम्हें क्या हुआ चिल चिल? युकितो कहता है, तो आज से हम एक ऐसे धर्म का निर्माण करने वाले हैं जो मितावा को देवी मानकर उसकी पूजा करेंगे और हमें साम्राज्य की पूरी फौज को रोकने के लिए कम से कम 10,000 भक्त चाहिए। अरे वाह, इतने भक्तों के साथ तो मुझे बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी जिससे मैं समंदर के भी 2 हिस्से कर दूं। ठीक है फिर सबसे पहले मैं अच्छी सी स्पीच दूंगा तुम्हारे बारे में। उसकी कोई जरूरत नहीं, भले ही मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है लेकिन मेरे पास करोड़ों अरबों सालों का ज्ञान तो है ना। और अब मितावा स्पीच देती है जो कहती है, मैं एक देवी हूँ, मेरी प्रार्थना करो। मैं कई अरब सालों से जिंदा हूँ, मैं तुम्हारी ईश्वर हूँ और करोड़ों सालों से जिंदा भी हूँ। यकीन नहीं होता तो युकितो को देख लो। मैं जानती हूँ क्योंकि ये जब पैदा हुआ था ना तो इसका पहला बोला हुआ लफ्ज माँ नहीं था बल्कि मितावा सावा था और इसके नीचे जो बर्थ मार्क है ना वो बर्थ मार्क नहीं बल्कि पेंसिल का फंसा हुआ टुकड़ा है। ये सुनकर युकितो शर्म से नीला हो जाता है और आगे बताती हूँ, सुनो मेरी बात, तुम अपना कोई चमत्कार दिखाओ ताकि हमें कुछ भक्त मिल सके। पर मेरे पास अभी जादुई शक्ति नहीं है। बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। युकितो और रोए मितावा के आगे बैठकर कहते हैं, मितावा सावा हमारी नई ईश्वर है। यकीन नहीं आ रहा तो सुनो मेरी बात। यकीन नहीं आ रहा ना अलूरन, क्या तुम्हें प्यार में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? हाँ ये सच है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, पर तुम्हें कैसे पता? मितावा सावा ने अपनी देवी शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझे बताया और फिर मैंने तुम्हें बता दिया। कितना आसान है इनको बेवकूफ बनाना, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। दरअसल जब कोई जादूगर धुंधला सा कुछ कहता है जो सब पर लागू होता है तो वो उसकी कही गई हर बात को सच मानने लगता है। तभी मितावा कहती है, दिल की बातों को जान लेना तो आम बात है, पर अलूरन तुम एक चीज से परेशान रहती हो जो कि है तुम्हारा बढ़ता हुआ
पसंद। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, युकितो को छोटे वाले पसंद है। ये सुनकर अल्लूरिन कुछ ऐसा कहती है, कोई मुझे कुल्हाड़ी ला कर दो, मैं इस बेकार से जिस्म के टुकड़े को अभी काट देती हूँ। मितावा की हर बात को सच मत मानो, वो झूठ बोल रही है। नहीं, वो तो तुम्हारे दिल का हर राज जानती है। अरे वो तो एक अलग कहानी है। और अब अल्लूरिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। क्या करूँ मैं, कहाँ से लाऊं इतने भक्त? ये मितावा इतनी बेवकूफ है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने भक्त कहाँ से लाऊं। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी महानता इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आती, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। फिर युकितो लोगों को मितावा का भक्त बनाने के लिए कई किस्म के तरीके अपनाता है, पर एक तरीका भी काम नहीं करता। आखिर में मितामा समा खूबसूरत सा ड्रेस पहनती है, जिसको देखकर रोए तो पागल ही हो जाता है भाई। लेकिन इससे भी काम नहीं बनता, जिससे युकितो और मितावा का हाल बेहाल हो जाता है। तभी इन दोनों के पास अल्लूरिन अपना पेट लेकर आती है। सब लोग सुनो, लगता है इसको कुछ हो गया। मुझे तो लगता है कि इसने चूहे मारने वाली दवाई खा ली। युकितो कहता है, तो फिर हम इसको राजधानी में ले चलते हैं। नहीं ले जा सकते, क्योंकि साम्राज्य के लोग गैर मानव जीवन के लिए कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास इसको बचाने के लिए ना तो इन्फॉर्मेशन है और ना ही दवाई। अब रात हो जाती है, चिलचिल मरने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर युकितो और मितावा कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर आते हैं। उसके बाद ये जड़ी बूटियों की दवाई बनाकर जैसे ही उसके पेट को पिलाते हैं तो वो उसी वक्त उल्टी कर देता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, प्लीज मरना मत। तभी मितावा अपनी बची कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करके चिलचिल को जिंदा कर देती है, लेकिन मितावा का हाल बेहाल हो जाता है। ये देखकर अल्लूरिन और सलूरिन इसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर ये दोनों मितावा के भक्त बन जाते हैं। ऐसा करते ही मितावा की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ इतने से भक्तों से तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ गई? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। लगता है इन दोनों में कुछ खास बात है। अच्छा, तो कोई इंसान किस तरीके से तुम्हारा भक्त बनता है तो उसका सीधा असर तुम्हारी शक्तियों की मात्रा पर पड़ता है। अब मैं कोई बेकार सी देवता नहीं बल्कि शक्तिशाली हूँ। वह लोग जिन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, आज मैं उनको तबाह कर दूंगी। सबसे पहले मेरी शक्तियाँ क्या क्या कर सकती हैं ये साबित कर देती हूँ। रुको रुको मितावा, तुम फिर से वही गलती कर रही हो जो पहले की थी तुमने। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक इंसान मांगू? हाँ मांगो। चलो सबसे पहले बाहर चलते हैं। फिर ये तीनों बाहर आ जाते हैं। रोय कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुम साम्राज्य के उन लोगों को दोबारा से जिंदा करवाना चाहती हो जिन्होंने हमें जान से मारने की कोशिश की? मैं बिल्कुल जानती हूँ कि उन्होंने हमें जान से मारने की कोशिश की, पर मैं ये भी जानती हूँ कि वो ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। सलूरिन कहती है, हाँ हमें पीने के लिए और साथी भी मिल जाएंगे, और अगर कोई मुसीबत खड़ी हुई तो मितावा तो हमारे साथ है ही ना। मैं साम्राज्य की राजधानी का सामना करना चाहता हूँ और ये है कि नए दुश्मन बुला रही है। अरे भाई युकितो, मितावा भी तो तेरी साथी है, रोकना उसे। पर युकितो नहीं रोकता और मितावा उन सभी को दोबारा से जिंदा कर देती है। तभी धुएं में एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। तुम लोग ये सोचना भी मत, मैं एक छोटी बच्ची से हार गया। क्या हार गया या हार गई? कौन हो तुम? मैं बल्ट्रोन हूँ, साम्राज्य का शूरवीर। बदलाव इतना हसीन होगा मैंने सोचा नहीं था। इससे अच्छा तुम मुझे मार ही डालो। शिफ्ट होता है एक मिस्टीरियस लड़की पर जो एक डायनासोर के साथ फाइट कर रही होती है। तभी वो डायनासोर के सामने आती है और एक फटके में ही उसका काम तमाम कर देती है। लड़की अपने दूसरे साथी को कहती है, काम हो गया। बहुत खूब, साम्राज्य तुमसे बहुत खुश होंगे। दरअसल ये लड़की साम्राज्य के लिए काम करती है और इनको आर्कोन बुलाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है बल्ट्रोन पर जो साम्राज्य के महल में जाता है या जाती है, जो भी बोलो। तभी सिपाही उसको धक्का देता है और कहता है, ए कौन हो तुम, जाओ यहाँ से। मैं बल्ट्रोन हूँ, इस साम्राज्य का शूरवीर, और मुझे आइसोलेशन कैंप वालों के बारे में कुछ बताना है। अच्छा तो तुम्हें आइसोलेशन कैंप वालों के बारे में कुछ बताना है, जाओ यहाँ से चली जाओ। और अब बल्ट्रोन एक जगह पर बैठकर रो रहा होता है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या साम्राज्य मुझे ठुकरा देगा? तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो इसको छेड़ने लगता है। छम्मक छल्लो, कैसी हो तुम? आ जाओ, इस रात को सुहाना करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर बुरी नजर डालने की? छम्मक, चलो आ जाओ छम्मक छल्लो। तभी यहाँ पर युकितो उस आदमी को दूर फेंक देता है। ठीक तो हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर वो युकितो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारी तलवार तो सिर्फ साम्राज्य के देश पर ही उठती है ना? हाँ, तुम्हारी ताकत कमाल की है, उसके बावजूद भी साम्राज्य ने तुम्हें निकाल दिया। नहीं, ये सब झूठ है, यही सच है। बेहतर होगा तुम इसे मान लो, साम्राज्य ने तुम्हें बाहर फेंक दिया। और अब आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। बल्ट्रोन कहता है, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी? भाई गलत मत समझना, जिन्होंने पहले के पार्ट नहीं देखे उन्हें ये पता नहीं होगा कि ये पहले लड़का था और अब लड़की बन चुका है। वेला बल्ट्रोन कहता है, तुमने मुझे उस दरिंदे से बचाया, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान जरूर लुटाऊंगा। मुझे पता था कि ये मेरा साथ जरूर देगी। अगले दिन गाँव वालों पर वही अजीब जानवर हमला कर देता है। एक आदमी इस जानवर का सामना करता है। तभी मितावा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एक तलवार को बाहर निकालती है और अब ये आदमी उस तलवार को उठाकर जैसे इस राक्षस पर मारता है तो वो दूर जाकर
कर गिरता है भाई। तुम बिल्कुल बेकार हो मेतावा, ये बेकार सी तलवार क्या ही कर पाती, ये इन जानवरों के हिसाब से बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारे भरोसे रहना बेकार है मेतावा। और अब वो जानवर इन पर हमला करने वाला था, तभी यहाँ पर बल्ट्रोन आ जाता है। फिर ये जानवर बल्ट्रोन की तरफ बढ़ता है। बल्ट्रोन अपनी तलवार निकालता है और इस जानवर के 2 हिस्से कर देता है। यूकी तो ये देखकर हैरान हो जाता है, उसकी तलवार में ऐसा क्या था। सब लोग बल्ट्रोन की तारीफ करते हैं, बिल्कुल वही जिसकी हमें उम्मीद थी। ये हमारे धर्म का पवित्र शूरवीर है। आप सब लोग हमारे धर्म में शामिल हो जाएं, ताकि हमारा शूरवीर आपको इन जानवरों से बचा सके। धर्म, ये क्या होता है? धर्म का मतलब मुझे देवी मानकर मेरी पूजा करना। क्या बोल रही हो तुम? दरअसल ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, यही आपकी ईश्वर है और आपको इसकी ही पूजा करनी होगी। और अगर आप इस धर्म में शामिल होते हैं तो आपको इन जानवरों से बचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और साथ ही आपको पीने के लिए शराब भी मुफ्त दी जाएगी। ये सुनकर लोग मान जाते हैं। क्या बात है, कमाल कर दिया मैंने तो। रात के वक्त अलूरेन से एक आदमी शराब मांगता है, जिसको अलूरेन कहती है, अगर आप हमारे धर्म में शामिल होते हैं तभी आपको शराब मिलेगी। अगर तुम इतने प्यार से कहती हो तो शामिल हो जाता हूँ। और भी बहुत सारे लोग शराब पीने के लिए इनके धर्म में शामिल हो जाते हैं। अरे भाई युकी तो क्या कर रहा है तू? दूसरे दिन युकी तो कहता है, ये जो मटका आप देख रहे हैं ना, ये एक फ्रिज है जिसमें आप खाने पीने की चीजों को स्टोर कर सकते हैं। सलूरेन कहती है, अगर आप हमारे धर्म में शामिल होते हैं तो आपको भी एक एक मटका दिया जाएगा। यहाँ पर भी युकी तो भक्तों को जमा करने में कामयाब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है रोए पर, जिसको युकी तो कहता है, तुम्हें और ज्यादा मटके बनाने होंगे। पर मैं थक चुका हूँ यार। मेतावा कहती है, तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक मटके बनाने होंगे। ये सुनकर रोए तो पागल ही हो जाता है, जिससे वो जल्दी जल्दी मटके बनाने लगता है। और अब युकी तो मेतावा की शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक भी कर रहा होता है। मेतावा कहती है, ये तो मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। फिर मेतावा अपने भक्तों वाली घड़ी पर भक्त देखती है, जहाँ पर 107 हो गए थे। ये देखकर मेतावा बहुत ज्यादा खुश होती है। युकी तो कहता है, हम अलग तरह का धर्म बनाएंगे, जहाँ पर लोग निजी फायदे के लिए जिंदा रहेंगे, ना कि पूजा के दम पर। हम उन्हें एहसास दिलाएंगे, हम पर विश्वास करो, हम तुम्हें खाना देंगे, हम पर यकीन करो, हम तुम्हें उन बाहरी जानवरों से बचाएंगे। साथ ही मेतावा की शक्तियों के इस्तेमाल से तुम सेहतयाब भी हो जाओगे, और इन्हीं फायदों की हेल्प से हम बहुत ज्यादा भक्त इकट्ठा कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है बल्ट्रोन पर, जिसके पीछे सलूरेन और अलूरेन पड़ी हुई थी, जो उसको औरतों वाले कपड़े पहनाकर युकीतो के सामने खड़ा कर देती है। वाह क्या बात है। युकीतो के सामने खुद को ऐसे पाकर बल्ट्रोन तो भाई अलग ही दुनिया में घूमने लगता है। तभी वो रोते हुए कहता है, मुझे मार दो प्लीज। युकीतो कहता है, पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। साम्राज्य के पास कितने सिपाही हैं, यही तुम्हें जानना है ना? सही कहा ना, सही कहा ना। तुम साम्राज्य के साथ जंग करना चाहते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस इन गाँव वालों को बचाना चाहता हूँ। ओह तो ये बात है। साम्राज्य की सेना सिपाहियों से ही नहीं बल्कि अर्कोन से भी बनी हुई है। अच्छा तो वो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनकी पावर्स बहुत ज्यादा है, जो लोगों को बचाते हैं उन अजीब जानवरों से, कि वो एक पल में ही पूरे पहाड़ को गायब कर सकती हैं। अब यह का काम खत्म हुआ, अब उनकी तरफ जाती हूँ जिन्होंने जीवन की समाप्ति को रोक कर रखा है। सीन शिफ्ट होता है मेतावा पर, जो बहुत ज्यादा ठूस रही होती है खाना। तभी यहाँ पर युकी तो आता है, मेतावा क्या तुम पूरे पहाड़ को गायब कर सकती हो? किसी बेकार से पहाड़ को? मैं सिर्फ अच्छे काम करती हूँ। देखो मेतावा, ये वक्त मजाक करने का नहीं है। अब बताओ क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ बिल्कुल आसान है, मुझे इसके लिए बस 10,000 भक्त चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ अलग ही करना होगा। ये बताकर मेतावा खुश हो रही होती है। इस बात को सुनकर युकी तो बहुत खुश होगा। इसके बाद युकी तो बल्ट्रोन को टाइट से कपड़े पहनाकर उसको होठ बनाकर कहता है, वाह क्या बात है, औरत का रूप तो तुम पर जच रहा है। क्या तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते हो? नहीं, मैं तो तुम्हारी इस हसीन आंखों को देख रहा हूँ। फिर युकी तो इसको टच करने लगता है। क्या कर रहा है भाई? आखिर में वो बल्ट्रोन की तलवार को निकालता है। ये देखकर बल्ट्रोन को गुस्सा आता है और वो युकीतो को किक कर देता है। मेरी तलवार को छूना भी मत। युकीतो कहता है, तुमने उस दिन इस तलवार की हेल्प से उस बड़े से जानवर को कैसे बीच से काट दिया? तुम्हारी तलवार में कुछ खास है क्या? ये तुम्हारी कोई चाल है? क्योंकि तलवार से इतने बड़े राक्षस को काटा नहीं जा सकता। नहीं, कोई चाल नहीं, बस इसे चलाना आना चाहिए। फिर बल्ट्रोन अपनी तलवार को बाहर निकालता है और पत्थर के 2 हिस्से कर देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तलवार नहीं बल्कि जादू है। अच्छा तुम ये बताओ कि ऐसी तलवारें मिलती कहाँ पर हैं? ऐसी तलवारें कहीं पर भी नहीं मिलती, ये तो साम्राज्य की तरफ से दी जाती है, जिनमें खास किस्म की शक्तियाँ होती हैं। ये सुनकर युकी तो सोच में पड़ जाता है। फिर वो मीटिंग फिक्स करता है, जिसमें होते हैं युकी तो, सलूरेन, क्लैंट और एक छोटा सा पेट। युकी तो कहता है, साम्राज्य के लोग कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये मीटिंग फिक्स की है। पूरे गाँव में ही मुझे तुम लोग ही सबसे ज्यादा समझदार
समझदार लगते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। वो तो हम हैं। वैसे तो तुम दोनों को पता है कि हमारा धर्म यानी कि हमारे गाँव को एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना है। हमारे गाँव पर सबसे बड़ा खतरा साम्राज्य की सेना का है। वो हम पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहे। शायद वो हमें परख रहे हों। एक बात तो तय है कि वो हम पर हमला जरूर करेंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। काश कि हमारे पास 10,000 भक्त होते, जिससे मेतावा बड़ी ही आसानी से साम्राज्य की सेना का सामना कर पाती। पर इस गांव में तो सिर्फ 2,000 ही लोग हैं। आइसोलेशन कैंप यानी हमारे गांव में ज्यादा लोगों को रखने पर साम्राज्य ने पाबंदी लगा रखी है। तो क्या इसका मतलब आइसोलेशन कैंप और भी बहुत सारे हैं? हाँ, बहुत सारे। साम्राज्य के चारों तरफ से आइसोलेशन कैंप फैले हुए हैं। साम्राज्य सभी आइसोलेशन कैंप्स को कचरा समझता है। तभी सलूरिन शराब पीने लगती है। मीटिंग के दौरान शराब पीना मना है। किसी ने शराब कहा क्या? फिर रॉय और बाकी सारे लोग शराब की लालच में अंदर घुस जाते हैं और युकितो को भी पिला देते हैं। मीटिंग का काम यहीं पर समाप्त हुआ। सीन शिफ्ट होता है आर्कोन पर, जिसने एक विशाल जानवर को मार दिया था, जो बताती है इन आइसोलेशन कैंप पर नजर रखना साम्राज्य की इच्छा है और हमें साम्राज्य का हुक्म मानना ही होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। गाइस, इसका नाम है लोकी, जो कहता है क्या तुमने कभी सोचा कि ये विशाल जानवर आखिर आते कहाँ से हैं? ये राजधानी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोकी, क्या तुम साम्राज्य के खिलाफ जाना चाहते हो? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं साम्राज्य के खिलाफ जाऊंगी? मैं साम्राज्य के एक वफादार सेवक हूँ। वेल, मुझे अभी सिग्नल मिला है जहाँ पर वो विचित्र जानवर उन लोगों पर हमला कर रहे हैं। क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, तुम वहाँ जाओ और मैं यहाँ पर इन आइसोलेशन कैंप वालों पर नजर रखती हूँ। सीन शिफ्ट होता है युकितो पर, जो शराब के नशे में होता है, जिसको सोलोरन कहती है। युकितो, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। जो प्रॉब्लम है अपनी बड़ी बहन को बताओ। अब मेरी बड़ी बहन कहाँ से आ गई? हम सब एक फैमिली की तरह हैं। तुम मुझे वो सब कुछ बता सकते हो। सोलोरन, तुम इस गाँव के हालात को तो जानती ही हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुम और मेतावा अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो उस धर्म वाली बात के साथ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। मुझे लगा था कि मैं और मेतावा मिलकर इस गाँव में कोई बदलाव लेकर आ पाएंगे, पर अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही मैं और एल आज जिंदा हैं। तभी युकितो को कुछ याद आता है, जहाँ पर उसका फादर उसकी पिटाई लगा देता है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। शुरुआत में हमारे पास सिर्फ 100 भागती थे और आज देखो हमारे पास लाखों भागते हैं। पर कैसे? कोई अंदाजा नहीं। हमारे ग्रुप में सभी मार्शल आर्ट्स हैं और इसी मार्शल आर्ट के दम पर हमने उनकी ढोंगी धार्मिक अड्डे को उड़ाकर उनके इलाके पर कब्जा कर लिया, जिससे हमें बहुत सारे भक्त मिल गए। इसीलिए तो आपका ग्रुप धार्मिक कम और फाइटिंग क्लब ज्यादा लगता है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर तुम्हें ज्यादा भाग चाहिए तो इलाके के साथ उसे अपने कब्जे में कर लो। और यहीं पर युकितो सोलोरन को कहते हैं तुम्हारे शुक्रिया। फिर युकितो क्लाइंट के पास जाता है, जहाँ पर क्लाइंट उससे पूछता है, हाँ भाई युकितो, साम्राज्य की सेना का सामना करने के लिए तेरे पास कोई प्लान है? ऐसा नहीं है क्लाइंट कि मेरे पास कोई प्लान नहीं। प्लान तो है, पर मुझे डर है कि मेरे इस प्लान से ये दुनिया ही तबाह ना हो जाए। तो होने दो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम यहाँ के लोग साम्राज्य की गुलामी करने की बजाय आजाद जिंदगी तो जिएंगे। अगर तुम कुछ हटकर करना चाहते हो तो उसको करने की तुम्हें खुली इजाजत है। अरे वाह। और यहीं से शुरुआत होती है एक नई सुबह की। सीन शिफ्ट होता है बेल्ट्रोन पर, जहाँ पर सोलोरन और अलूरन फिर से बेल्ट्रोन को एक अलग ही ड्रेस पहना देते हैं। तभी यहाँ पर वही आर्कोन वाली बच्ची आ जाती है, जो बेल्ट्रोन को देखकर उसका सारा डेटा निकाल लेती है। तुम तो पहले लड़के थे, पर अब लड़की कैसे बन गए? बेल्ट्रोन इस लड़की का सामना करता है, लेकिन एक पल में ही वो इसका काम तमाम कर देती है। बेल्ट्रोन कहता है मुझे मार डालो। नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी। मैं ये जानूंगी कि तुम्हारा लिंक आखिर बदला तो बदला कैसे। फिर वो छुपकर आइसोलेशन कैंप को देखती है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि विंडमिल को घूमते हुए, ट्यूब से पानी को निकलते हुए और ट्रैक्टर की सवारी करते हुए मनुष्यों को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये कैसा आइसोलेशन कैंप है? तो गाइस, यही थी आज की सीरीज। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं पार्ट 6 में।